सुप्रभात। आज की न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन। मोहिनी एकादशी पर पुष्कर राज में महास्नान, सभी घाटों पर मेले जैसी भीड़। एमडीएस यूनिवर्सिटी में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर छात्रों का धरना, बंद पड़ा छात्रावास, शीघ्र खुलवाने की मांग मुख्य। महंगाई राहत शिविर कैंप के सामने धरना, पार्षदों ने भी निगम और प्राधिकरण को घेरा। बेटे की चाहत में 2 बेटियों की मां को छुड़ा पति ने, पुलिस अधीक्षक से लगाई गुहार। बरेली से गायब हुए भाई को अजमेर ढूंढने आया बड़ा भाई रिजवान, गत 24 अप्रैल से है गायब। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाड़ी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। पवित्र बैशाख माह की मोहिनी एकादशी पर सोमवार को शुरू हुए बैशाख माह के पंचतीर्थ महास्नान पर हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर के पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। आज सुबह से ही सरोवर के 52 घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगना शुरू हो गया। पवित्र बैशाख माह की मोहिनी एकादशी पर सोमवार को शुरू हुए बैशाख माह के पंचतीर्थ महास्नान पर हजारों श्रद्धालुओं ने पुष्कर के पवित्र सरोवर में आस्था की डुबकी लगाई। आज सुबह से ही सरोवर के 52 घाटों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मोहिनी एकादशी से शुरू हुआ यह महास्नान आगामी बैसाख पूर्णिमा तक चलेगा। धार्मिक शास्त्रों और पुराणों में बैशाख के पवित्र महीने में पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना करने और दान पुण्य का खास महत्व बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि पवित्र बैशाख माह की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिवसीय महास्नान करने से मनुष्य अपने सब पापों से मुक्त हो जाता है। साथ ही पूर्वजों की आत्म शांति के लिए भी किए गए धार्मिक अनुष्ठानों का कई गुना फल प्राप्त होता है। इन्हीं मान्यताओं के चलते एकादशी के मौके पर धार्मिक नगरी पुष्कर में आस्था का सैलाब उमड़
पड़ा। श्रद्धालुओं ने पवित्र सरोवर में स्नान कर मुख्य मंदिरों में माथा टेका। तीर्थ पुरोहितों के अनुसार भगवान नारायण ने भी आज ही के दिन मोहिनी रूप धारण करके यहाँ स्नान किया था। तभी से इस दिन श्रद्धालु अपने मोह जाल से छुटकारा पाने के लिए यहाँ के पवित्र जल में डुबकी लगाकर दान पुण्य करते हैं। आज वैशाख मास शुक्ल पक्ष की एकादशी है और इस एकादशी को मोहिनी एकादशी के रूप में मानते हैं। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक ये पंचतीर्थी का स्नान कहलाता है। इन 5 दिनों में 33 करोड़ देव देवता धरती पे विराजमान रहते हैं। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान, महालक्ष्मी जी इसी तीर्थ में निवास करते हैं। तो इस पंचतीर्थी में जो है लोग यहाँ स्नान करने आते हैं और अक्षय पुण्य की फल की प्राप्ति लेते हैं। विशेष तौर से गुर्जर समाज और रावत समाज अपने पूर्वजों की अस्थि विसर्जन करने भी यहाँ आते हैं। वो साल भर तक अस्थियों को रोक करके रखते हैं और इन्हीं पंचतीर्थी में वो विसर्जन करते हैं ताकि उनके पूर्वजों का उद्धार हो सके और उनका कल्याण हो सके। ऐसा माना जाता है कि धरती पे ब्रह्मा जी महाराज निवास करते हैं, अन्य समय में वो अंतरिक्ष में विराजमान रहते हैं। गया गंगा कुरुक्षेत्रे प्रभासे पुष्करानि च एतानि पंचतीर्थानि मोक्ष काले भवन्ति का। तो ये मोक्ष का बड़ा भारी तीर्थ है जो यहाँ पुष्कर तीर्थ के रूप में विराजमान है। यहाँ सामने पर्वत है। एक पर्वत का नाम जो यज्ञास्थल पर्वत है, दूसरे पर्वत का नाम नीलगिरी पर्वत है और तीसरे पर्वत का नाम रत्नागिरी पर्वत है। ये तीनों पर्वतों के बीच में ये कटोरे नुमा आकृति जल रूप नारायण है, भगवान पुष्कर राज, जिसका यहाँ स्नान प्रातः काल से हो रहा है। हजारों यात्रीगण परिक्रमा कर रहे हैं और दान पुण्य कर रहे हैं। विशेष तौर से जो पेय पदार्थ जो होते हैं, जल का दान, अन्न का दान, वस्त्र का दान विशेष बताया गया है। गायों को चारा डालना, अभावग्रस्त लोगों को अन्न देना, इसमें विशेष बताया गया है। एमडीएस विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि रुद्र प्रताप सिंह पिपरोली के नेतृत्व में आज एमडीएस प्रशासन को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने से पूर्व छात्रों ने मुख्य द्वार के बाहर बैठकर एड्रेस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। एमडीएस विश्वविद्यालय के छात्र प्रतिनिधि रुद्र प्रताप सिंह पिपरोली के नेतृत्व में आज एमडीएस प्रशासन को 9 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने से पूर्व छात्रों ने मुख्य द्वार के बाहर बैठकर एड्रेस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। छात्र प्रतिनिधि रुद्र प्रताप सिंह पिपरोली ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 2 वर्षों से छात्रावास बंद है, उसे तुरंत खुलवाया जाए। पिछले 1 महीने से कैंटीन बंद है, जिसके कारण छात्र छात्राओं को खाने की सामग्री नहीं मिलने से काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार के सामने स्पीड ब्रेकर लगाने की भी मांग की गई है। छात्रों ने गर्ल्स कॉमन रूम की सुविधा को शुरू करने की भी मांग की गई है। ऐसे समस्त मांगों को लेकर छात्रों ने एमडीएस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की और जल्द मांगे पूरी करने की बात कही। छात्रों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उनकी मांगों पर एमडीएस प्रशासन द्वारा कार्यवाही नहीं की गई तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज हमने 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया, जिसके अंदर हमारी मुख्य मांग ये थी कि 2 साल से बॉयज हॉस्टल बंद पड़ा है। एक डॉक्यूमेंटली सारी कार्रवाई हो चुकी है, इनको खोलने के अंदर जोर आ रहा है। बच्चे बाहर 5-5 हज़ार 6-6 हज़ार रूम का रेंट भर रहे हैं, उनको कोई मतलब नहीं है। स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं दुनिया भर के। दूसरी हमारी मांग थी, कैंटीन बंद पड़ी है, बच्चे बाहर ढाबों के ऊपर चाय पानी के खाना पीना चाय कुछ तो चालू करा है, 2 महीने से वो बंद पड़ी है। विश्वविद्यालय गेट के सामने राज्यपाल सर आए थे जब स्पीड ब्रेकर हटाए गए थे, उसके बाद से हमने लगातार सर से कर रहे रिक्वेस्ट, एप्लीकेशन दी, उसका कुछ नहीं हुआ स्पीड ब्रेकर का। आम बच्चे की, स्टूडेंट की जान की परवाह इस यूनिवर्सिटी प्रशासन को बिल्कुल नहीं है। पिछली बार भी आस्था गौतम केमिस्ट्री की स्टूडेंट थी, उसकी रोड एक्सीडेंट के अंदर डेथ होने के बावजूद भी हमने यह प्रदर्शन किया था। उसके बाद भी ये लोग उसकी जान की कोई परवाह नहीं करे, स्टूडेंट्स की स्पीड ब्रेकर नहीं बना रहे। तीसरी हमारी मांग थी, यहाँ स्पोर्ट्स फैकल्टी के अंदर हमारा जो भी जीरो है बिल्कुल। यहाँ यूनिवर्सिटी होते हुए भी, कॉलेजों से भी गया भी था यहाँ का सिस्टम, उसको मेंटेन रखना दूर, वहाँ साफ सफाई वगैरह कुछ भी नहीं हो रहा वहाँ के ऊपर। और हमारी अगली मांग थी, जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो नेट है वो पिछले 7-8 दिनों से बंद है। बीएसएनएल का वो बरसों पुराना यहाँ सिस्टम लगा हुआ है। हमारी ये है कि उसको 5G के अंदर कन्वर्ट कर दे, ताकि बच्चे अपने मोबाइल लैपटॉप पीसी से जो पढ़ाई कर रहे हैं ऑनलाइन, वो उनकी तरीके से हो सके। महंगाई राहत शिविर कैंप के सामने आज वार्ड 2 के क्षेत्रवासी अपनी जमीन का पट्टा नहीं मिलने से नाराज होकर कैंप के आगे विरोध जताने के लिए धरने पर बैठ गए। महंगाई राहत शिविर कैंप के सामने आज वार्ड 2 के क्षेत्रवासी अपनी जमीन का पट्टा नहीं मिलने से नाराज होकर कैंप के आगे विरोध जताने के लिए धरने पर बैठ गए। मनोनीत पार्षद मनवर खान कायम खानी ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले कई महीनों से प्रशासन शहरों के संग अभियान राज्य सरकार द्वारा लगाया जा रहा है, मगर अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम अजमेर के अधिकारियों की उदासीनता और लापरवाही के चलते अजमेर शहर के समस्त वह लोग जिनको अपनी जमीन के पट्टे मिलने हैं, मगर प्रशासन की अनदेखी के चलते नहीं मिल पा रहा है। इसलिए क्षेत्र की जनता ने आज वार्ड 2 में धरना दिया है। नहीं, ये धरना जो है महंगाई राहत कैंप के खिलाफ नहीं है, पहली चीज तो ये। दूसरी चीज,
राजस्थान सरकार की यशस्वी मुख्यमंत्री की मंशा बिल्कुल क्लियर है। पिछले 1.5-2 साल से जो प्रशासन शहरों के संग अभियान जो कैंप चल रहा है उसमें सभी को पट्टा देने की मंशा सरकार की स्पष्ट है। सारे नियम कानून कायदे जितनी शिथिलताएं सरकार को अशोक गहलोत जी को देनी थी पब्लिक को उतनी दे चुके हैं, लेकिन यहाँ का निगम प्रशासन बेपरवाह है, जो पट्टा देना बिल्कुल नहीं चाहती, उसके विरोध में ही बैठे हैं, निगम प्रशासन के विरोध में बैठे हैं। सरकार को अगर पट्टे नहीं देने होते तो इतनी शिथिलताएं नहीं देते हैं। ये पुरानी आबादी के लोग हैं, कम से कम 100-150 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं, आबादी पुरानी है, आबादी दर्ज है रेवेन्यू रिकॉर्ड में, फिर भी निगम प्रशासन ने इनको पट्टे नहीं दिए, उसके विरोध में बैठे हैं, न कि सरकार के खिलाफ में। मैंने बिल्कुल प्रयास किया है निगम आयुक्त को, निगम महापौर को, जिला कलेक्टर को, एडीए आयुक्त को, सबको मैंने ये अवगत करा चुका हूँ कि इन लोगों को पट्टे दे दो। एडीए ने जो पुरानी आबादी है, 100 वर्ष पुरानी आबादी, उसको अपना योजना क्षेत्र बता रखा है, जबकि वहाँ योजना किसी भी सूरत में एग्जीक्यूट नहीं हो सकती। आज इतने सालों में एग्जीक्यूट नहीं हुई तो अब क्या करेंगे, प्लान ही नहीं है। ज़बरदस्ती उस आबादी को इन्होंने उस योजना क्षेत्र बता के पब्लिक को पट्टे नहीं दिए। दूसरी चीज़, निगम ने अपने चहेतों को पट्टे बांटे हैं। जो लोग 50-100 गज के पुरानी आबादी झोपड़ी बना के कमरा बना के उनको नहीं दिए। खाली ज़मीन जो पड़ी सरकारी ज़मीन उस पर अपने चहेतों को उपकृत किया है। 700 गज का, 800 गज का, 1000 गज का एक ही परिवार को कई पट्टे दे दिए। जो खाली कांकड़ पड़ी हुई थी, जिसपे बाउंड्री वॉल भी नहीं थी, जिसपे कमरा भी नहीं बना होता, उनको जरूर पट्टे दिए निगम ने। लेकिन वास्तविक जो हकदार हैं, बैरवा बस्ती मान लो, मेघवंशी बस्ती मान लो, बंजारा बस्ती मान लो, तेजा चौक मान लो, ये वार्ड क्षेत्र कोटड़ा का है, जो वार्ड नंबर 1, 2, 3 है, बहुत पुरानी आबादी जिनको पट्टे नहीं दे रहे हैं, उसके विरोध में ये प्रदर्शन है, न कि किसी सरकार का या किसी राहत कैंप का, न कि प्रशासन शहरों के संग अभियान का। केवल मात्र प्रशासन को लेकर ये परेशान है, ये चक्कर काट काट के परेशान हो गए, लेकिन इनको पट्टे नहीं मिले। वहीं मनोनीत पार्षद मनवर खान कायम खानी के बुलावे पर पहुंचे वार्ड पार्षद ज्ञान सारस्वत ने भी वार्ड वासियों का पट्टा नहीं मिलने की वजह से नाराजगी जाहिर की है। सारस्वत ने भी राज्य सरकार को जमकर घेरा। सारस्वत ने जानकारी देते हुए बताया कि इस वार्ड में पिछले 1.5 साल से किसी एक व्यक्ति को जो कच्ची बस्ती में निवास करता है उसको उसकी जमीन का पट्टा नहीं मिलने से क्षेत्रवासी काफी नाराज है। सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द जरूरतमंदों को जमीन का पट्टा बांटा जाए। ये पहले तो निवेदन करूंगा, आपको स्पष्ट करूंगा कि मेरे वार्ड का कैंप नहीं है, लेकिन वार्ड संख्या 2 के पार्षद जी के बुलावे पे मैं यहाँ हाजिर हुआ और ये भी मुझे व्यवस्था देखनी थी कि मेरे वार्ड में आगामी दिनों में कैंप लगेगा, मुझे कैसे व्यवस्था करनी है। बाहर जो धरने पे बैठे हैं वाकई सही बात है, इनका बिल्कुल बैठना जायज़ है। आज इस 40 से 45 डिग्री तापमान के अंदर अगर महिलाएं और पुरुष यहाँ बाहर बैठे हैं तो ये सरकार के लिए बड़ी शर्मनाक स्थिति है। मैं अगर नगर निगम का पार्षद नहीं होता और नगर निगम का अंग नहीं होता तो मैं भी इनके साथ धरने पे बैठता, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मैं नगर निगम का अंग होने के कारण से और नगर निगम के विरुद्ध इनके साथ धरने पे नहीं बैठ सकता। ये वो परिवार हैं जिनका किसी का कोई 500 गज का प्लॉट नहीं है, किसी का 400 गज का प्लॉट नहीं है, इनका 50 से 60 गज, 80 गज, 40 गज, 70 गज की ज़मीन के अंदर ये 150-200 साल से इनके पुरखे रह रहे हैं। जिस समय अजमेर विकास प्राधिकरण या UIT अजमेर का प्रादुर्भाव भी नहीं हुआ था, बनी भी नहीं थी, उसके पहले से इनके पूर्वज यहाँ बंजारा बस्ती में रह रहे हैं। और बंजारा बस्ती नहीं, ऐसी सभी जगह कमोवेशी स्थिति है कि 4 जगह 4 को पट्टे दे दिए गए, 1 को नहीं दिए गए। और इनकी फाइलें अजमेर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के बीच में फुटबॉल बनी हुई है। क्यों नहीं जिलाधीश महोदय, क्यों नहीं जिला प्रशासन निर्णय लेता है इस बारे में कि इनकी फाइलों को नगर निगम के हस्तांतरित करके और पट्टे दे दिए जाएं। अब अगर ये एडीए से पट्टा लेते हैं तो इनसे रिजर्व प्राइस का 10% या 5% जो उन्होंने तय कर रखा है 2 से 2.5 से ज़्यादा हज़ार रुपये गज, वो ये कहाँ से देंगे? जो दिहाड़ी मजदूर हैं, सब्जी के ठेले लगाने वाले, मजदूरी करने वाले लोग हैं, ये कहाँ से इसको देंगे? कमोबेश ये स्थिति पूरे शहर में है। तो मैं जिला प्रशासन को और राज्य सरकार को ये कहूँगा कि आपके मंशा अगर लाभ देने की है तो इन वास्तविक ज़रूरतमंदों को पट्टे दिलाए जाएँ। हम नहीं कह रहे कि किसी को फर्जी पट्टे दें, किराएदारों को पट्टे दें, लेकिन जो वास्तविक ज़रूरतमंद है उनके खसरे ट्रांसफ़र के चक्कर में पिछले 1 साल से तो ये कह रहे हैं कि खसरे ट्रांसफ़र करने के लिए दिए हैं, वो खसरे पता नहीं कब ट्रांसफ़र होके आएंगे। नगर निगम में हम बात करते हैं तो कि साहब ये खसरे हमने ट्रांसफ़र करने के लिए दे दिए हैं। एडीए जाते हैं तो हम नहीं देंगे। एडीए का काम अच्छी कॉलोनियाँ डेवलप करना है, ना कि निगम के और लोगों के जनहित के काम को रोकना है। तो इस तरह से ये एडीए और नगर निगम के बीच में इनकी फाइलें फुटबॉल बनी हुई है। ये बंजारा बस्ती है, कोटला 2 नंबर वार्ड का क्षेत्र भी इसमें कुछ है। हम धरने पे पट्टे के संबंध में धरने पे बैठे हैं। वो हमें 1.5 साल से हमारी फाइलें निगम में जमा हैं, आज तक हमारी कोई सुनवाई हो नहीं रही। हमने कई आश्वासन में चक्कर खा लिए, एडीए के चक्कर खा लिए, निगम के चक्कर खा लिए। हमें हमेशा आश्वासन के सिवाय कुछ नहीं देते हैं। और गवर्नमेंट की इतनी बढ़िया पॉलिसी है, पट्टे मिलने तो हमारा हक अधिकार है, उसमें मिलना चाहिए, मगर ये निगम देना ही नहीं चाह रही है। फाइलें हमारी जमा हैं,
हम इसलिए धरना प्रदर्शन में बैठे हैं। जब तक प्रशासन आके हमें कोई आश्वासन नहीं देगा हम धरने से नहीं उठेंगे। धरने पे आज यहाँ शिविर है इनका कैंप का, एडीए और निगम का, पट्टो समूह के, इसलिए हम बैठे हैं यहाँ पे। रात कुछ भी नहीं, रात मिलते तो धरने पे क्यों बैठते हम? सुनवाई नहीं हो रही है। कई जब हमने कलेक्टर साहब को भी अपने ज्ञापन दे दिया, कहीं हमने दे दिया, मगर कोई सुनवाई नहीं होती। लड़के की चाहत में बिना तलाक दिए पति ने अपनी पत्नी को 2 बच्चियों के साथ बिना बताए दूसरी महिला के साथ रहने लगा। इससे नाराज होकर पीड़ित विवाहिता ने महिला थाने में युवक के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज किया है। लड़के की चाहत में बिना तलाक दिए पति अपनी पत्नी को 2 बच्चियों के साथ बिना बताए दूसरी महिला के साथ रहने लगा। इससे नाराज होकर पीड़ित विवाहिता ने महिला थाने में युवक के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का केस दर्ज कर दिया है। वैशाली नगर रातीडांग रोड निवासी काजल साइना ने जिला पुलिस अधीक्षक चूनाराम जाट के समक्ष पेश होकर अपनी आप बीती बताई। काजल ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी शादी 2018 में फाइसागर रोड निवासी रसूल से मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। 6 साल बाद दोनों से 2 बच्चियां भी हो गई, मगर अब रसूल लड़के की चाहत पूरी नहीं होने से नाराज किसी और औरत के साथ रहने लगा। पीड़िता ने मांग की है कि अब शादी में दिए गए दहेज पीड़िता को वापस रसूल से दिलाया जाए। मैं आई हूँ वैशाली नगर रातीडांग से। मेरे पति ने मेरे को मारपीट करके घर से बाहर निकाल दिए और दूसरी शादी कर ली है बिना बताए। और क्या नाम है, मैं 1.5 साल हो गए मैं इधर उधर भटक रही हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं है। 2 बार आईजी साहब के, 2 बार एसपी साहब के पेश भी हो गए, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। जो मेरा सामान है वो मेरे को पूरा भी नहीं लौटा रहे, जो मेरे गहने हैं, जो मेरे पैसे हैं वो भी आए नहीं है। और हमारे ऊपर जो जाते हैं हम मेला थाना, तो मेला थाने वाले भी यही बोलते हैं कि जो सामान है तुम्हारा वही ले जाओ, बाकी हम आगे कार्रवाई करेंगे। और कोई सी भी सुनवाई नहीं हो रही हमारी। नहीं, मेरा तलाक नहीं हुआ अभी। मेरे पति को शादी करवाए, हमें किसी और से मालूम पड़ा, उनको 3 महीने हो गए। वो ठेकेदार है मार्बल की साइकिल, मेरे घर पे ही हुई है। घर वालों में मारते हैं, पीटते हैं। हाँ, मेरे 2 लड़की है। नहीं, बच्चों को भी नहीं अपना रहे, कह रहे क्या नाम है तेरे दोनों लड़की है, लड़के क्यों नहीं हुए? और मेरे दोनों बच्चे ऑपरेशन से हुए थे। मैं अभी मेरे माँ के घर पे हूँ। उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल से एक भाई अपने गुम हुए छोटे भाई की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज बड़ा भाई जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसने भाई की तलाश करने की पुलिस से गुहार लगाई है। उत्तर प्रदेश के बरेली मंडल से एक भाई गुम हुए छोटे भाई की तलाश में दर दर की ठोकरें खा रहा है। आज बड़ा भाई जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा, जहां उसके भाई की तलाश करने की पुलिस से गुहार लगाई। उत्तर प्रदेश बरेली मंडल से आए मोहम्मद सुल्तान कुरैशी ने बताया कि उसका छोटा भाई मोहसिन रिजवान 24 अप्रैल से उत्तर प्रदेश से ट्रेन के माध्यम से अजमेर आया था। 24 अप्रैल दोपहर 3 बजे के बाद मोहसिन का मोबाइल बंद हो गया। उसके बाद से ही मोहसिन का बड़ा भाई मोहम्मद सुल्तान और उसके परिजन छोटे भाई की तलाश में लगातार अलग अलग जगहों पर उसको तलाशने के लिए भटक रहे हैं। मोहम्मद सुल्तान ने जानकारी देते हुए बताया कि अगर मोहसिन रिजवान की किसी को जानकारी मिले तो वह 63875371409140573978 या दरगाह थाना पुलिस को इसकी जानकारी दे सकते हैं। तो वहाँ से मेरा 24 तारीख को भाई से हमारे बात हुई थी। अजमेर जा रहा है, पोरबंदर से चला था जैसा, तो इस वजह से उसका 24 तारीख को 3 बजे के बाद फ़ोन नहीं लग रहा था। तो जब यहाँ आए हैं अजमेर देखने के लिए, अजमेर की दरगाह पे देखा और जगहों पे देखा, पोस्टर भी लगा रहे हैं। जो हो सक रहा है वो आप लोगों से मदद ले रहे हैं। जिला शाहजहाँपुर बरेली मंडल शिकायत दर्ज की, उन्हीं के वहाँ जाइए जहाँ से गुम हुआ है। लोगों से अपील ये करते जहाँ भी हमारा भाई दिखे, ठीक है, इस नंबर पे नीचे जो नंबर है 63 वाला, इस पर आप कॉल कर सकते हैं। मेरा भाई सगा भाई है, इतने दिन से लापता है। नहीं, लड़ाई झगड़ा किसी से नहीं किया जी, नहीं, कुछ नहीं। गरीब आदमी हम लोग साहब, मीडियम क्लास से लोग हैं जी। शायद अगर हो सकता है ऊपर वाला ना करे। आप जानते हैं कि पानी से पानी जुदा नहीं होता है, कभी मिलता तो एकता ही होती है। हमारा अजमेर मज़ार दरगाह पे आया था कि हम दरगाह जाएंगे। पोरबंदर से चला था, गुजरात ट्रेन में काम करता था, ठीक है, वहाँ से छुट्टी ली, वहाँ जहाँ आया था। समाचारों को देते हम छोटा सा विराम, जल्दी मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में
प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group, lets you live better. डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश कुमार मेहरा के नेतृत्व में नसीराबाद भाजपा मंडल की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के निर्देशानुसार भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश कुमार मेहरा के नेतृत्व में नसीराबाद भाजपा मंडल की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। जानकारी देते हुए मंडल अध्यक्ष मेहरा ने बताया कि राज मेहरा उर्फ बाबू मेहरा, नितिन शर्मा, नेमीचंद खींची सहित योगेश पथरिया को भाजपा मंडल उपाध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। वहीं दूसरी ओर महेंद्र पथरिया को मंडल महामंत्री पद पर नियुक्त किया गया। भाजपा देहात जिला अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को पार्टी के निर्देशानुसार आगामी कार्यक्रमों में पार्टी की रीति नीति के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। इस दौरान कार्यकारिणी का विस्तार होते ही भाजपा कार्यकर्ताओं सहित शहरवासियों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। क्षेत्रवासियों ने नवनियुक्त पदाधिकारियों को माला पहनाकर वे मुंह मीठा कराकर बधाई दी। इस दौरान कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष महेश मेहरा, भाजपा युवा मोर्चा अध्यक्ष राजेश लखन, महामंत्री काली बाबानी, मंडल उपाध्यक्ष महेश सौदे सहित सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ता कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आज भारतीय जनता पार्टी नसीराबाद मंडल का विस्तार किया गया, जिसमें 4 उपाध्यक्ष योगेश पथरिया, राज मेहरा, बाबू मेहरा, नितिन शर्मा, नेमीचंद खींची को उपाध्यक्ष बना गया तथा महामंत्री महेंद्र पथरिया को बनाया गया। आगे भी प्रकोष्ठों व मोर्चों में भी बदलाव किया जाएगा। पार्टी को आगामी विधानसभा में जीत दिलाने के लिए ये विस्तार किया गया है। ये भारतीय जनता पार्टी देहात जिलाध्यक्ष देवीशंकर जी भूतड़ा के निर्देशानुसार विस्तार किया गया है। बिजली का बिल जमा नहीं होने का फर्जी मैसेज के माध्यम से शातिर ठगों ने एक युवक को निशाना बनाकर उसके खाते से करीब 45,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित युवक ने अलवर गेट थाने और साइबर सेल में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। बिजली का बिल जमा नहीं होने का फर्जी मैसेज के माध्यम से छात्र ठगों ने एक युवक को निशाना बनाकर उसके खाते से करीब 45,000 रुपए निकाल लिए। पीड़ित युवक ने अलवर गेट थाने और साइबर सेल में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की मांग की है। अलवर गेट थाने के एएसआई गणपत लाल ने जानकारी देते हुए बताया, मंजू गुप्ता के पति के फोन पर बीती रात घर का बिजली का बिल जमा नहीं होने का एक मैसेज आया, जिसे पीड़ित ने विद्युत विभाग का मैसेज समझ लिया और शातिर ठग के द्वारा भेजे गए एनीडेक्स लिंक को ओपन कर बैंक की डिटेल ठग को बता दी।
2 बार में मंजू गुप्ता के पति के खाते से 45,000 रुपए निकल गए। जैसे ही मंजू गुप्ता के पति के मोबाइल पर रुपए निकलने का मैसेज आया, तब उसने अपने साथ ठगी होने की जानकारी मिली। उसके बाद पीड़ित परिवार ने अलीगढ़ थाने और साइबर सेल में मुकदमा दर्ज कर शातिर ठग के मोबाइल नंबर के आधार पर कार्यवाही करने की मांग की है। ये प्रार्थी मंजू गुप्ता निवासी गणेश नगर मेय कॉलेज के पीछे दौलाबाटा अजमेर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि मेरे पति के मोबाइल नंबर पर रात्रि में एक मैसेज आया। उसमें बताया कि आपके बिजली का बिल बकाया है, आपका कनेक्शन कट जाएगा। तो जो लिंक भेज रहे हैं उसको आप डाउनलोड करो, जिस पर एनडीएक्स रिमोट डेस्कटॉप ऐप पर मोबाइल पे डाउनलोड करवाया, जिस पर अलग अलग ट्रांजैक्शन से 25,000, 9,999 2 बार कट गए। ऐसे करके कुल 45,000 रुपये उसके पति के खाते से कट गए। इस तरह से फ्रॉड हुआ उसके साथ में। उसने साइबर क्राइम में रिपोर्ट भी करवाई। उसके बाद में यह मुकदमा दर्ज करवाया है। मुकदमा 420, 406 में दर्ज कर जांच जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात का कार्यक्रम रविवार को हुआ। इस मौके पर दरगाह क्षेत्र स्थित सूफी लोगों ने भी संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुस्लिम धर्म गुरु भी जुड़े। पीएम मोदी की बातों को लोगों ने लाइव सुना। इसमें कई लोगों ने शिरकत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात का कार्यक्रम रविवार को हुआ। इस मौके पर दरगाह क्षेत्र स्थित सूफी लोगों ने भी संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर मुस्लिम धर्म गुरु भी जुड़े। पीएम मोदी की बातों को लोगों ने लाइव सुना। इसमें कई लोगों ने शिरकत की। राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जमाल सिद्दीकी के निर्देशानुसार सूफी संवाद महाअभियान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा किया गया। सूफी संवाद महाअभियान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें मन की बात कार्यक्रम के प्रसारण का आयोजन आम जन के लिए किया गया, जिसमें सूफी विचारधारा के मोजीज लोग उपस्थित रहे। कार्यक्रम के आयोजक प्रभारी सूफी संवाद अजमेर सैयद महराज चिश्ती रहे एवं मुख्य अतिथि सैयद अमशान चिश्ती सह प्रभारी सूफी संवाद महाअभियान भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा रहे। इस अवसर पर विशेष अतिथि शफी खान अजमेर मोर्चा अध्यक्ष रहे। सैयद सादिक अली, सैयद नदीम चिश्ती, सैयद इमरान चिश्ती, सैयद महराज चिश्ती, सैयद शाहिद अली, जैनुल आबिदीन, मोइन खान, अमान खान, शहजाद खान, जावेद शेख सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। देश के लोकप्रिय वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब हर महीने अपने कीमती समय से वक्त निकालकर जनता के साथ में अपने विचार साझा करने के लिए आते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री इतने बिजी होने के बावजूद भी हमारे लिए वक्त निकाल सकते हैं, तो ये हम सबका भी फ़र्ज़ बनता है कि हम भी उनके लिए वक्त निकालें और वो हमसे क्या कहना चाहते हैं, उनके जो एक्सपीरियंसेस हैं, जो वो हमसे शेयर करना चाहते हैं, वो हम सुने। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा सूफी संवाद महाअभियान की पिछले माह शुरुआत हुई थी। उसी के तहत हमने आज ये मन की बात के प्रसारण के आयोजन का इंतज़ाम किया है, जिसके अंदर अजमेर के सूफ़ी समाज से मुअज़्ज़िज़ लोग सैयद महराज चिश्ती साहब, सैयद सादिक अली चिश्ती साहब, सैयद इमरान चिश्ती साहब, सैयद शानू चिश्ती साहब और अजमेर शहर बीजेपी मोर्चा के अध्यक्ष हमारे शफी खान साहब, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे। मुअज़्ज़िज़ धर्मगुरु पर उपस्थित रहे। सभी ने आज बैठकर मन की बात का जो हमारा कार्यक्रम था उसको सुना और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी को अच्छा लगा है और इस किस्म के आयोजन आने वाले वक्त के अंदर भी हम लोग इंशाअल्लाह ताला करवाते रहेंगे। माली सैनी राजस्थान के अजमेर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज सैनी समाज ने 12% आरक्षण की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मृतक को आर्थिक मुआवजे की मांग की। माली सैनी राजस्थान के अजमेर जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में आज सैनी समाज ने 12% आरक्षण की मांग को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर प्रदर्शन किया और मृतक को आर्थिक मुआवजे की मांग की है। सैनी समाज के अध्यक्ष चेतन सैनी के नेतृत्व में सैकड़ों लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है।
सैनी समाज के अध्यक्ष ने ज्ञापन सौंपकर बताया कि सैनी माली समाज काफी पिछड़ा हुआ समाज है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति से भी काफी पिछड़े हुए हैं, जबकि राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्र में सैनी माली समाज काफी संख्या में बसा हुआ है। राजनीतिक दृष्टि से राजस्थान में भागीदारी बिल्कुल कम है। इसके लिए हम मांग करते हैं कि राजस्थान में सैनी माली समाज की जनसंख्या को देखते हुए 12% आरक्षण देकर इस समाज को सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्तर पर बढ़ाया जाए। वहीं आंदोलन के बाद आत्महत्या करने के मामले में तक मोहन सिंह सैनी के परिवार को आर्थिक सहायता देने की मांग की है। साथ ही परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दी जाए, जिसको लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। अंत में मीडिया से बात करते हुए अध्यक्ष ने यह जानकारी दी कि अगर माली सैनी समाज को आरक्षण नहीं मिला और मृतक के आश्रितों को राहत नहीं दी गई तो आने वाले समय में अजमेर की सड़कें जाम की जाएंगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। आज अजमेर माली समाज द्वारा महात्मा ज्योतिबा सर्किल पे हम एकत्रित हुए हैं और हम एकत्रित इस वजह से हुए हैं कि आज हमारी मांग है माली समाज की, जो भरतपुर के अंदर जो माली समाज का आंदोलन चल रहा है, जो 12% सरकार से आरक्षण की मांग कर रहे हैं, आज तक उनको आरक्षण नहीं दिया गया। बाकी सब जातियाँ अपने अपने लेवल पे आरक्षण ले चुकी है। आरक्षण के उपलक्ष्य में माली समाज आज 12 दिन से धरना प्रदर्शन वहाँ कर रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी कोई सुनाई नहीं कर रही है। इस आरक्षण के मामले में एक हमारे मोहन सिंह जी है, वो एक शहीद हो चुके हैं। क्या तो सरकार से मैं ये भी निवेदन करता हूँ कि जो शहीद हुए हैं माली समाज के, उनके परिवार को नौकरी दी जाए और उनके परिवार को कोई न कोई ऐसा मुआवजा दी जाए तो उनके बाल बच्चा आराम से देख रेख कर सके, जिंदगी उनकी गुजारी हो सके। माली समाज आज भरतपुर में और आज अजमेर में आरक्षण कर रहा है। आने वाले समय में जो मांग कर रहा है वो पूरे अजमेर जिले के अलावा पूरे राजस्थान में आरक्षण की मांग करेगा। हर स्टेट में, हर डिस्ट्रिक्ट में माली समाज कलेक्टर को ज्ञापन देंगे। ये हमारी मुहिम चल रही है और ये आगे जब तक आरक्षण नहीं मिलेगा जब तक चलते रहेंगे। और अजमेर के माली समाज प्रशासन को ये भी सूचित करते हैं कि अगर अजमेर में हमारी मांग पर विचार नहीं किया गया, हमारा ज्ञापन अगर सीएम साहब को, राष्ट्रपति महोदय को नहीं पहुंचा गया तो माली समाज अजमेर के रास्ते जाम करेंगे, हाईवे जाम करेंगे। हम माली समाज एकजुट है। माली समाज जिंदाबाद। समाचारों को देते हम छोटा सा विराम, जल्दी मिलते खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420।
एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विनोद कुमार भरवानी ने आज राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माखूपुरा स्थित डिपो मैनेजर दीपक खत्री की जमानत स्वीकार कर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विनोद कुमार भरवानी ने आज राजस्थान स्टेट बेवरेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माखूपुरा स्थित डिपो मैनेजर दीपक खत्री की जमानत स्वीकार कर रिहा करने के आदेश जारी किए हैं। 18 अप्रैल को दीपक खत्री को एसीबी ने रिश्वत की राशि 7,000 रुपए के साथ गिरफ्तार किया था। तब से दीपक न्यायिक अभिरक्षा में था। खत्री के वकील दीपक पाराशर ने राजस्थान उच्च न्यायालय में पैरवी करते हुए दीपक खत्री को जमानत दिलवा दी। आबकारी विभाग में कार्यरत दीपक खत्री को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने 18 अप्रैल 2023 को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार किया था। उन्हें 7,000 रुपए की रिश्वत लेने का आरोप लगाया था और परिवादी ने यह शिकायत दी थी कि दीपक खत्री जी को वहां पर डिपो में पैसा जमा कराने के बावजूद भी दीपक खत्री जी द्वारा शराब जारी नहीं की जा रही है, जिसके संबंध में वो मंत्री की मांग कर रहे थे। इस तरह के झूठे आरोपों के संबंध में उनके संबंध में कार्रवाई की गई थी, जिसके संबंध में आज हाईकोर्ट में माननीय विनोद कुमार जी भरवानी जी जज साहब ने जमानत स्वीकार करते हुए उन्हें रिहा करने का आदेश दिया। काफी समय से लंबित पड़ी डीपीसी की प्रक्रिया को पूर्ण करने की कवायद शिक्षा विभाग में जारी है। काफी समय से लंबित पड़ी डीपीसी की प्रक्रिया को पूर्ण करने की कवायद शिक्षा विभाग में जारी है। इसी के चलते वर्ष 2020-21 और 2021 और 22 की डीपीसी के तहत 3rd ग्रेड शारीरिक शिक्षकों की काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण की। प्रक्रिया को संपन्न करने में शिक्षा विभाग के संयुक्त निदेशक राजेंद्र कुमार की भूमिका रही। इसके साथ ही सहायक शिक्षा अधिकारी भी मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2020 और 21 की डीपीसी के तहत 67 और वर्ष 2021-22 की डीपीसी के तहत 21 पदों के लिए काउंसलिंग पूर्ण की गई है और जो लोग काउंसलिंग में नहीं आए या जिन्होंने स्वेच्छा से जगह चिन्हित नहीं की, उन्हें नियमानुसार स्कूल आवंटित किए जाएंगे। ये काउंसलिंग जो है वो हमारी विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों से जो चयन हुए थे शारीरिक शिक्षक ग्रेड द्वितीय, उनकी आज 66 पदों की 20-21 की और 21 पदों की 21-22 की ये 2 वर्षों की डीपीसी के लिए काउंसलिंग हुई है और उसमें हमने जो सभी लोगों को जो डिस्प्ले 150% डिस्प्ले करना था वो हमने नामांकन के आधार पे वैकेंसी 150% डिस्प्ले कर दी और उन्हीं में से इन्होंने अपनी वरीयता के अनुसार अपना स्थान चयन किया है। जो आए हैं उनको हमने दे दिया, जो नहीं आए हैं उनको हम हमारी सुविधा अनुसार अब हम देंगे। जी, हमारे विभाग की ये दिशा निर्देश थे कि आप जो जितने आदमी चयनित है जिलेवार उसके 1.5 गुना आप पद शो करेंगे और उसमें जो बच्चों का नामांकन है उसको उतरते हुए क्रम में लेंगे। तो इस कारण से इनकी कईयों की इच्छा थी कि हमारे वो स्कूल आ जाती, पर अब उसमें उतना नामांकन नहीं है, वो शो नहीं हो रहा तो नहीं आया हमारी गाइडलाइन के अनुसार। नहीं, इनको हम देंगे हमारी सुविधा अनुसार, जो हमारे पास वैकेंसी है उनमें से हम देंगे। बाद में 21 दिन का समय देंगे, अगर ये उस पर कार्य ग्रहण करते हैं या पदोन्नति का परित्याग करते हैं, ये इनका अधिकार है। अजमेर शहर सहित आसपास के इलाकों में आज दूसरे दिन भी कहीं तेज कहीं धीरे और कहीं बारिश के साथ ओले गिरने की खबर है। अजमेर शहर सहित आसपास के इलाकों में आज दूसरे दिन भी कहीं तेज कहीं धीरे और कहीं बारिश के साथ ओले गिरने की खबर है। मौसम विज्ञान विभाग का पूर्वानुमान है कि अजमेर का अधिकतम पारा इस बार सामान्य से 1-2 डिग्री तक ऊपर जा सकता है। सामान्य तापमान 41 डिग्री सेल्सियस है। मौसम विभाग के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 30 सालों से ज्यादा समय के दौरान एक बार ही ऐसा हुआ है कि अजमेर में मई की शुरुआत में अधिकतम पारा 47.3 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया है। वहीं मई का सबसे कम अधिकतम पारा 28.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो चुका है। लेकिन इस बार मई के अंतिम सप्ताह में 1 या 2 बार ही ऐसा होगा कि तापमान सामान्य से 1 या 2 डिग्री सेल्सियस ज्यादा पहुंच सकता है। मई में हीट वेव यानी लू के थपेड़ों की संभावना नहीं के बराबर रहने की आशंका है। वहीं सोमवार को दिन में हुई तेज बारिश से मौसम भी खुशनुमा नजर आया और आना सागर झील का जलस्तर भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया, जिसे देखने के लिए पर्यटकों की भीड़ नजर आई। मध्य प्रदेश से इलाज के लिए आए दिमागी तौर पर अस्वस्थ युवक की आना सागर झील में डूबने से मौत हो गई। गंज थाना पुलिस ने मृतक के परिजन की शिकायत पर शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। मध्य प्रदेश से इलाज के लिए आए दिमागी तौर पर अस्वस्थ युवक की आज आना सागर झील में डूबने से मौत हो गई। गंज थाना पुलिस ने मृतक के परिजन की शिकायत पर शव को पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है। गंज थाने के एसआई कुंदन सिंह ने जानकारी देते हुए बताया, मध्य प्रदेश से परिजन मृतक अब्दुल रहीम को ऊपरी हवा से निजात दिलाने के लिए दरगाह लेकर आए थे। दरगाह से अब्दुल बिना परिजनों को बताए कहीं चला गया। आज अब्दुल की लाश आना सागर झील में तैरती मिली। आज दिन में थाना सूचना मिली कि एक व्यक्ति आना सागर झील में कूद गया। इस पर वहाँ पहुंचे, एक व्यक्ति को 2-3 आदमी आना सागर से बाहर निकाल रहे थे। इसको यहाँ तुरंत हॉस्पिटल लेकर के आए।
तो उसके पीछे उसके परिजन आके डॉक्टर साहब देख के उसको मृत घोषित कर दिया। उसका नाम है अब्दुल रहीम, सन ऑफ अब्दुल हई, मध्य प्रदेश का रहने वाला है। इसके पानी में डूबने से मृत्यु हुई है। कोई कारण नहीं है, मानसिक रोगी था ये, मानसिक रोगी था। इसको इलाज के लिए दरगाह जियारत के लिए लेके आए थे और पानी कूदने से मृत्यु हुई है आनसागर रामप्रसाद घाट पे, कुंदन गए से थानागंज। अब्दुल को बचाने आनासागर झील में छलांग लगाने वाले गोताखोर उस्मान ने बताया कि अब्दुल को बचाने का प्रयास किया गया, मगर काफी देर तक पानी में डूबने के चलते अब्दुल की मौत हो गई, जिसे जिला अस्पताल लेकर आया गया। वहाँ भीड़ लगी थी घाट पे, जो पहले घाट था अब चौपाटी बन गई, वहाँ भीड़ लगी हुई थी, चिल्ला रहे थे। तो कोई दौड़ के आया मेरे पास, मस्तान भाई वो डूब गया। मैं कपड़े उतार के दौड़ के गया, जब तक आदमी तो कूद चुका था, अंदर डूब चुका था, ऊपर कुछ भी नहीं दिख रहा था। मैं कूदा अंदर, ढूंढा 10 मिनट तक ढूंढा, 10-12 मिनट में फिर उसको निकाल लिया मैंने अंदर से। रामप्रसाद घाट का मामला है, पहचान उसके घर वाले साथ में है। हम साहब कल 12 बजे रात को आए थे चंदेरी से, और यहाँ पर हमने रात को आराम किया। फिर सुबह से मतलब हम दरगाह पे गए, वहाँ से आने के बाद हमने खाना वगैरह खाया। खाना खाने के बाद फारिग होकर हमने चलो अब अनासागर हो आए, ज़ियारत कर रहे हैं, मतलब जो यहाँ आए तो वो मतलब बस आने के बाद कूद गया पानी में। हमारा भांजा है साहब, वो अब्दुल रहीम नाम है उसका, वालिद का नाम है अब्दुल हई। 25 साल से चल गया था ग्वालियर का इलाज, उनकी दिमागी टेंशन था, मतलब दिमाग का इलाज चल रहा था। साथ में उनका भाई है अब्दुल मतीन, हम हैं मामू जमालुद्दीन। बस हम कहने रहे वहाँ से दरगाह से होके खाना वाना खा के हम यहाँ आए। हमने कि चलो अब मैंने अनासागर हो आए। वहाँ आए तो हम देखने लगे, वो सीधा आके बस कूद गया। नरवर ग्राम पंचायत में आबादी स्कूल के पास शराब ठेका खोलने को लेकर स्थानीय लोगों ने सोमवार को आबकारी भवन में विरोध प्रदर्शन किया। शराब की दुकान का निर्माण जारी रहने से गुस्साए लोगों ने पिछले कई दिनों से धरना प्रदर्शन कर विरोध जता रहे हैं। लोगों ने प्रशासन पर गुमराह करने का आरोप लगाते हुए नारेबाजी कर विरोध जताया। प्रशासन के मौके पर नहीं पहुंचने पर धरनाधारियों ने बैठक कर उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देकर धरना समाप्त कर दिया है। प्रधान प्रतिनिधि अर्जुन रावत ने आरोप लगाया कि आबकारी विभाग स्थानीय प्रशासन अभी तक का स्थान चिन्हित नहीं होने का आश्वासन देकर बाशिंदों को गुमराह कर रहा है, जबकि मौके पर शराब की दुकान का निर्माण बदस्तूर जारी है। वार्ड में आबादी के बीच किसी भी सूरत में शराब का ठेका नहीं खोलने दिया जाएगा। हम आबकारी विभाग में आए हैं, हम ज्ञापन देने के लिए। हमारे गांव में शराब की दुकान है और एक नई और लगा रहे हैं। ये मानपुरा नमुकिया की घटना है, नरवर ग्राम पंचायत की घटना है। हमारे दिक्कत ये होती है कि आए दिन तो लड़ाई झगड़े होते हैं और असामाजिक तत्व बैठे रहते हैं गाँव के अंदर। और हमारे गांव के पास ही मंदिर के पास है, उधर स्कूल के पास वो लगा रहे हैं और आए दिन लड़ाई झगड़े होते हैं। हम कहां से परेशान करेंगे? लाडली आने वाली जनरेशन भी इनके देख देख के दारू पीती है। अब ठेकेदार तो अब ये गवर्नमेंट वाले बोल रहे हैं कि भाई परमिशन दिए हमने, अब आ जाएंगे सामने किसका ठेका है। हम आबकारी विभाग में आए, वो जांच करवा लूंगी के। राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी की अगुवाई में विभिन्न मांगों को लेकर महाविद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर सांकेतिक धरना देकर ज्ञापन दिया गया। धरना प्रदर्शन के दौरान प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और इकाई अध्यक्ष दिनेश चौधरी व पुलिस में झड़प हुई। कार्यकर्ताओं ने लॉ कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर दिया और मुख्य द्वार के बाहर बैठकर सांकेतिक धरना दिया। इसके पश्चात ज्ञापन दिया। गेट बंद करने के दौरान पुलिस से कार्यकर्ताओं में नोकझोंक हुई। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य दिनेश चौधरी ने बताया कि आज राजकीय विधि महाविद्यालय अजमेर में 5 सूत्रीय मांगों को लेकर महाविद्यालय का मुख्य द्वार बंद कर 4 दीवारी, प्रोजेक्टर, पार्किंग व स्मार्ट लाइब्रेरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर सांकेतिक धरना दिया गया। इसके पश्चात ज्ञापन दिया। महाविद्यालय प्रशासन शीघ्र मांगों को पूरा नहीं करता है तो आंदोलन किया जाएगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन की होगी। इस अवसर पर महानगर सह मंत्री महिपाल गोदारा, राजेंद्र बंटी गुर्जर, उमेद बाजिया, अमृत चौधरी, रामदेव प्रजापत, अदिति गाबा, राजेश गुर्जर, रानी कंडारा, विनायक यादव, धनराज चौधरी, सना कड़ीवाल, सुमित मोहन, रीना सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले लॉ कॉलेज में विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इसमें विभिन्न मांगों को लेकर अभी तक जो मांगे पूरी नहीं गई थी, इसको लेकर के वहाँ पर सांकेतिक धरना दिया गया था। इस दौरान वहाँ पर गेट बंद करके बाहर सांकेतिक धरना दिया और उसके पश्चात प्राचार्य को ज्ञापन दिया। हाँ, उस टाइम गेट बंद करने के दौरान हल्की सी धक्का मुक्की हुई थी और उसके बाद में प्राचार्य बाहर आकर हमारा ये ज्ञापन लिया। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता अगर ये मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती है तो विद्यार्थी परिषद उग्र से उग्र आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन और राजस्थान सरकार की होगी। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए लीजिए इजाजत। नमस्कार।